नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी कोर्स मैंने आपको प्रॉमिस किया था, 9th क्लास की एनसीईआरटी मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ। बट जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये कवर टू कवर नहीं होगा, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक आइडिया लग जाएगा एनसीईआरटीज का। ना 9th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी का एक तरह से आप समरी समझ सकते हैं। 9th समझ में आ गई तो 11th को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज दैट यू हैव टू स्टडी फॉर योर पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। आज हम करने वाले हैं इसमें अगला चैप्टर विच इज द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ना ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसको हम सेक्शंस में करेंगे। आज इसका पार्ट 1 है जहां पर हम बेसिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं क्विकली आपको अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दूं। आपको मेरे सभी क्लास के पीडीएफ्स, डिटेल्स सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। अन अकेडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है, ND Live 10। अग्निपथ बैच का जो अगला सीरीज ऑफ बैच है वो 3 जुलाई से शुरू हो चुका है। आपने ऑलरेडी देख भी लिया होगा। आई एम अज्यूमिंग कि आपने एनरोल कर लिया होगा, लेकिन अगर आपने एनरोल नहीं किया है, डोंट वेस्ट अ सिंगल डे। अभी जाकर एनरोल कर लो विद माई कोड ND Live 10। क्यों मैं आपको कह रही हूँ एनरोल कर लो? क्योंकि एक एक दिन कीमती है दोस्तों, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है, इस बैच में आपको इतनी ज्यादा वैल्यू ऑफरिंग मिल रही है, 900 ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस। अगर इनकी वैल्यूएशन निकालें तो 1.25 लाख की वैल्यूएशन है कम से कम। टेस्ट सीरीज मिल रही है मेंस और प्रीलिम्स की अराउंड 45K की, मतलब 1.7 लाख का तो आपको इसमें वैल्यू ऑफरिंग है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे बेनिफिट जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है। मेंस मेंटोरशिप, इंटरव्यू की तैयारी ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा कराई जाएगी, उनकी गाइडेंस में कराई जाएगी। इस तरह के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। यूपीएससी की इस प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी इज द की। एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्सो दिस इज अ बैच जहां पर बहुत कम सीट्स बची हैं। अभी जाकर एनरोल कर लो। अब ये बैच अदरवाइज तो आपको 15,000 में पड़ेगा, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हो ND Live 10 तो आप अवेल कर सकते हो इस बैच को ओनली फॉर ₹8,000। सी सैट ने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है इस बार। हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे सी सैट की वजह से रह गए। पेपर 1 अच्छा था लेकिन सी सैट नहीं अच्छा हो पाया। प्लीज आपसे गलती ना हो, सी सैट की प्रिपरेशन को सही तरीके से शुरू कर दो। अभी से शुरू कर दो। बैचेस हमारे 1 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। 2500 रुपए का एक कोर्स है। आप भी इन टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हो, लेकिन ये हर्डल जो है ना सी सैट, इसको पार करना पड़ेगा। कोड आपको यूज करना है ND Live 10। लिंक जो है पीडीएफ का वो अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, और हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक फॉर्म को फिल करना है। चलो अब समझते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक्चुअली है क्या? हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर चुके हैं। हमने कहा जब लोकतंत्र की हम बात करें तो वहां पे इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, दे शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जब हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सही मायने में किसी लोकतंत्र को लोकतंत्र कहने के लिए इलेक्शन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहे हैं। अगर उसमें हमारे पास चॉइस नहीं है, अगर हम सही मायने में अपने लोगों को नहीं चुन पा रहे हैं, तो क्या उसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? नहीं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखे हैं वो सेशन तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए, डेमोक्रेसी में डायरेक्टली लोग रूल नहीं करते हैं फॉर द सिंपल रीजन की पॉपुलेशन साइज इतना बड़ा होता है, स्पेशली इन दी बिग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो हम डायरेक्टली रूल नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंसेस आल्सो। तो एक पैरिटी पे आने के लिए वी व्हाट वी डू इज वी गवर्न थ्रू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हम अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन करते हैं। ठीक है। नाउ गवर्निंग थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसीज भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? जहां पे हमारे प्रतिनिधि, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा हम गवर्न कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। मतलब वो हमारे लोग हैं, वो जानते हैं हमें क्या चाहिए, वो जानते हैं हमारी क्या समस्या है, वो उसका समाधान एज हम आर रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। ठीक है। इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो यहां पर हमको ये समझ में आ गया कि भाई रिप्रेजेंटेटिव वर्ड बड़ी बार आ रहा है, प्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं। इलेक्शन के थ्रू प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना अचानक मैंने कहा मेरा ये प्रतिनिधि, किसी और ने कहा मेरा ये नहीं।
इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं और उसके द्वारा फिर रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो जब हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करें तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर आर 3 थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना। नंबर 2, नीड फॉर इलेक्शंस, आवश्यकता क्यों है चुनाव की, निर्वाचन क्यों चाहिए। तीसरा, इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जा सकता है। इलेक्शन की प्रक्रिया डेमोक्रेटिक होगी तभी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में समझनी होती है। तो ये कहीं ना कहीं जब हम इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने की बात करें तो कहीं ना कहीं इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब हमें सही मायने में सही तरीके से अपने प्रतिनिधि को चुनने का मौका मिलना चाहिए, हमारे पास चॉइसेस होनी चाहिए, इलेक्शन में कुछ भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, पीरियोडिक इलेक्शंस होने चाहिए, ये सब चीजें भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी ना। इलेक्शंस क्या है ना, इलेक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है या प्रोसीजर है जिसके द्वारा जनता, आप और हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस is very important. The mechanism or procedure by which people choose their representatives at regular intervals, periodically होने चाहिए, इनको इलेक्शन कहा जाता है, ये निर्वाचन है। और अगर जनता सेटिस्फाइड नहीं है सरकार के कामकाज से, सरकार की वर्किंग से, तो वो नेक्स्ट टर्म ऑफ इलेक्शन में उनको बदल भी सकते हैं। एंड दिस इज हाउ द अकाउंटेबिलिटी, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इज मेंटेन्ड और इंश्योर्ड। भाई आप काम नहीं करोगे, लीगली अकाउंटेबल आपको ठहरा नहीं सकते हम, लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आपने जो प्रोमिस किए आप उस तरह से सरकार नहीं चला रहे हो, तो अगले इलेक्शन में आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ द नीड फॉर इलेक्शंस, आवश्यकता क्यों है इलेक्शंस की। देखिए, इलेक्शन चाहिए हमको अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए। तो नीड ऑफ इलेक्शन को हम इसलिए इस तरह से समझ सकते हैं कि आप इमेजिन कीजिए डेमोक्रेसी जहां पर इलेक्शंस नहीं हो रहे, डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस, इमेजिन करो सिचुएशन। तो यहीं पे हमें समझ में आ जाएगा, मतलब इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं तो लोगों को साथ में बैठना पड़ेगा रोज और डिसीजंस लेने पड़ेंगे देश को चलाने के लिए। क्या ये पॉसिबल है लार्ज कम्युनिटीज में? अरे भाई, कई बार ऐसा होता है कि हम अगर एक गैदरिंग में है जहाँ पे 20-30 लोग हैं तो ही कंसेंसस में पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूज पॉपुलेशन हियर, कैन वी ऑल सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजंस? नहीं, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारी डेमोक्रेसीज में पीपल रूल थ्रू दे रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली। ना जो इलेक्शंस हैं वो इसलिए भी जरूरत है इनकी, दे आर नीडेड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बिकॉज यहाँ पर these the representation या elections, they solve the problem of assessing people on the basis of education, knowledge और experience। ठीक है, ऐसे भी हमें पता लग जाता है कि भाई कौन लायक है कौन लायक नहीं है, किसको हमको चुनना है, कौन सही मायने में देश हित में काम करेगा, कौन हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करेगा, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, जो हमारे एरिया की प्रॉब्लम्स हैं उनको कौन एक्नॉलेज करेगा, उनमें सोल्यूशंस निकालेगा। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखी जाती हैं। इसके लिए भी रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए एक इलेक्शन की प्रक्रिया लगती है। ठीक है, दे हेल्प इन एनालाइजिंग पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी। पीरियोडिक इलेक्शन जब होते हैं, एक रेगुलर इंटरवल पर जब इलेक्शन होते हैं, तो इससे ये भी पता लगता है कि जनता ने जिस प्रतिनिधि को एक बार चुना है, क्या जनता उसको दोबारा चुनना चाहती है, नहीं चुनना चाहती, क्या वो सही मायने में जनता का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पता लग जाता है। इसके अलावा दे ऑल्सो इंश्योर दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल। जो प्रतिनिधि है, जो जिस ग्रुप ऑफ पीपल का, सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो उनके अकॉर्डिंग रूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी इलेक्शंस के द्वारा पता लगता है। अगर कोई ऐसा है जिसने प्रोमिस तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मुझे चुना, तो कर कुछ रहा नहीं है, हमारी इच्छाओं का सम्मान नहीं कर रहा है, हमारी एस्पिरेशंस के बारे में नहीं सोच रहा है, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन रिप्लेस कब होगा? इलेक्शंस के थ्रू होगा ना, इसलिए इलेक्शंस चाहिए। एंड मेक श्योर दैट दोज हु आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो जनता के लिए काम नहीं कर रहे उनको हटा दिया जाए।
सो यहाँ पर इलेक्शन में जो वोटर है हम हैं, वी मेक मेनी चॉइसेस, हम बहुत सारी चॉइसेस यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि हम चूज करते हैं हमारे लिए लॉज कौन बनाएगा, हमारे लिए कानून कौन बनाएगा, हम चूज करते हैं किसकी सरकार बनेगी और कौन मेजर डिसीजंस लेगा। इसके अलावा हम चूज करते हैं किस पार्टी की जो पॉलिसीज है वो गाइड करेंगी सरकार चलाने में और लॉ मेकिंग में। तो क्या होता है ना, हमने एक व्यक्ति को चुना, वो व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, उसकी आइडियोलॉजी होगी, तो हमने उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि उस पॉलिटिकल पार्टी को भी चुन लिया है। कई बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी चुने जाते हैं, लेकिन मोस्टली पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं। तो हमने उस आइडियोलॉजी को चुन लिया जिससे हम चाहते हैं कि देश चले आगे, जिससे सरकारें आगे डिसीजंस लें, पॉलिसीज बनाएं और लॉज बनाएं। तो उस आइडियोलॉजी को चुनना भी हमारे ही हाथ में है, और ये हम कैसे करते हैं, इलेक्शंस के द्वारा करते हैं। दिस इज वाई इट इज नीडेड। ना अगला क्वेश्चन है कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जाए। हमने 3 चीजें पढ़नी थी ना, इलेक्शंस क्या होते हैं, नीड क्या है इलेक्शन की, और डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे बनाया जा सकता है। तो इलेक्शन जब भी डेमोक्रेटिक कंट्री में होते हैं और कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बेयर मिनिमम चेकलिस्ट है, मिनिमम कंडीशंस हैं जो कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बना सकती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो कंडीशंस हैं, ये वो लिस्ट है जो कि किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक बनाते हैं। सबसे पहले सभी के पास अधिकार होना चाहिए अपने प्रतिनिधि को चुनने का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है सभी की, एवरीवन हैज वन वोट एंड एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू। मेरी वोट की वैल्यू और किसी पुरुष की वोट की वैल्यू विल बी सेम। इफ आई कम फ्रॉम अ बैकवर्ड कम्युनिटी एंड समबडी फ्रॉम हाई एंड और दी अपर कास्ट, अगर कोई वहां से है तो हमारे वोट की वैल्यू सेम है। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हुई, कोई सामने वाला बहुत पढ़ा लिखा है, वैल्यू इज सेम। पॉलिटिकल इक्वालिटी इंश्योर करना, सभी को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स ये फ्री, इन्हें फ्री होने चाहिए टू कंटेस्ट इलेक्शंस। इट शुड नॉट बी अ वन पार्टी सिस्टम, और मोनोपोली नहीं होनी चाहिए कि एक ही पार्टी है वही बता रही है कौन चुना जाएगा, उसी के 2 कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से चुन रहे हैं। ये फ्री नहीं हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज को भी और कैंडिडेट्स को भी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कंटेस्ट करें इलेक्शंस। ठीक है ना, कुछ कंडीशंस है, रेगुलेशंस तो होंगी ऑफ कोर्स, एंड दे शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोटर्स। एक्चुअल चॉइसेस वोटर्स के पास मिलनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक इलेक्शन करने के लिए द चॉइसेस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। जो चॉइसेस ऑफर की जा रही हैं वो रेगुलर इंटरवल पर होनी चाहिए। रिमेंबर, मैंने शुरुआत में आपको डेफिनेशन कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसीजर, द वे व्हेन पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल। तो रेगुलर इंटरवल पर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज इलेक्शन हुए 10 साल तक इलेक्शन ही नहीं हो रहे। अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। जो नीड की बात हमने की, जहां पर हमें लग रहा है कि बंदा हमारे हिसाब से काम नहीं करा, रिप्रेजेंटेटिव हमारे जिस तरह के उसने प्रोमिस किए थे उस तरह से काम नहीं करा, उसको हटा ही नहीं सकते हैं हम, है ना। तो रेगुलर इंटरवल्स होना जरूरी है। फॉर दैट इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। जैसे हमारे यहाँ 5 साल का टर्म है। ठीक है, द कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय द पीपल ओनली शुड गेट इलेक्ट। जो जिसको जनता चाहती है, प्रेफर्ड मतलब जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं, जिसको जनता ने प्रेफर किया है, उसको चुना जाना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम की तरह। मैं लोकसभा की अगर बात करें, डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें, नाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। इलेक्शंस बिल्कुल फ्री और फेयर होने चाहिए, जहां पे लोग अपने प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि को चुने जिसको वो चुनना चाहते हैं। इट शुड नॉट बी फोर्स्ड रिप्रेजेंटेशन, इट शुड नॉट बी फॉर्ज्ड रिप्रेजेंटेशन, इट शुड नॉट बी कि धोखाधड़ी करके जिसको नहीं चुना जाना चाहिए वो उसको चुन लिया गया है, या बाहुबल के आधार पर चुन लिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री विल होनी चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, दिस इज हाउ इट कैन बी डेमोक्रेटिक इलेक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटिकल कंपटीशन। जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो हम पॉलिटिकल कंपटीशन की बात करते हैं, और जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि बेस्ट अमंग द लॉट इज चोजन। उस कंपटीशन में जो जीतेगा वही चुना जाएगा। मतलब द पर्सन इज बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट, द पर्सन इज मोर प्रेफर्ड फ्रॉम द रेस्ट, है ना। अगर इलेक्शन नहीं है
सॉरी कंपटीशन नहीं है तो इलेक्शन मीनिंगलेस हो जाएंगे। अगर सही मायने में कंपटीशन नहीं है ना तो इलेक्शंस का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दो यहाँ पे बाय पार्टी सिस्टम लग रहा है फिलहाल। एक है एनडीए जो रनिंग गवर्नमेंट है और एक है ऑपोजिशन सारा इकट्ठा होकर एक साथ इलेक्शन लड़ रहा है कंपटीशन देने के लिए। हो सकता है अलग अलग वो compete नहीं कर पा रहे हैं रूलिंग पार्टी के साथ, लेकिन नाउ देव कम टुगेदर, all the other parties, the regional parties and the national parties, they've come together। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा पिछले महीने देयर वाज अ मीट ऑफ ऑपोजिशन जहां पर ये डिसाइड किया गया, नीतीश कुमार ने कहा कि हम सब साथ में इलेक्शन लड़ेंगे अगेंस्ट बीजेपी दिस टाइम इन 2024। तो कंपटीशन के बिना इलेक्शन मीनिंगलेस हो जाता है। पता है कि कोई है ही नहीं लड़ने, कंपटीशन होगा तभी तो हम बेस्ट चूज कर पाएंगे, तो वो जरूरी है ना। पॉलिटिकल कंपटीशन तब आता है जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज compete करती हैं टू गेन कॉन्फिडेंस एंड अल्टीमेटली वोट्स ऑफ द वोटर्स। कैसे होगा? जब compete कर रहे हैं कि हमें भाई जनता का कॉन्फिडेंस लेना है, उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए फाइट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या है? वोटर्स का वोट मिलना। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रोमिस भी किए जाते हैं, इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं टू मोटिवेट द वोटर्स कंपटीशन में जीतने के लिए ना। वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो बहुत सारी चीजें की जाती हैं लेकिन गलत चीजें नहीं करनी चाहिए। प्रोमिस किए जाते हैं, कुछ और भी गलत चीजें की, गलत प्रैक्टिसेस भी होती हैं विच शुड नॉट बी एनकरेज, वो नहीं होनी चाहिए। वो फ्री और फेयर इलेक्शन की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड द डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। जब हम कॉम्पिटिशन की बात करें तो इसमें कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं और कुछ मेरिट्स भी हैं। नाउ डीमेरिट्स क्या है कि एक तरह से ना ये जो कंपटीशन है एक डिसयूनिटी और फैक्शनलिज्म ले आता है, ग्रुपिज्म ले आता है, और ये हर लोकेलिटी में एक पार्टी पॉलिटिक्स शुरू कर देता है। तो ये डिवाइड कर रहा है कंपटीशन जो है जीतने के लिए। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कई बार डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं जैसे बूथ कैप्चरिंग एटसेट्रा टू विन द इलेक्शंस, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक। वो डीमेरिट है, कंपटीशन को जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि द प्रेशर इज देयर टू विन द इलेक्शन, जिसकी वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं लेकर आती, ऐसी चीजें नहीं लेकर आती जो कि लॉन्ग टर्म में यूजफुल हो सकता है आज उनका रिजल्ट ना दिखे, कुछ सालों बाद दिखे, लेकिन इस डर से कि आज लोगों तक अगर रिजल्ट नहीं आया तो लोग उनको नहीं चुनेंगे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बन पाती। दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। इसके अलावा कंपटीशन जो है कई बार अनहेल्दी कंपटीशन में ड्रैग कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे अच्छे लोग जो अच्छे लीडर्स बन सकते हैं वो एंटर ही नहीं करना चाहते, पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते पॉलिटिकल कंपटीशन में। बिकॉज कई बार आपने देखा होगा कि हमने देखा ही है, ऑफ कोर्स हम देखते हैं, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है हमारे लीडर्स को, बड़े बड़े नेताओं को। तो इंडिविजुअल अटैक्स भी हो जाते हैं, मतलब उनके काम को क्वेश्चन करने की बजाय व्यक्तिगत अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, बोलकर उनको डीवैल्यू करने की कोशिश की जाती है। तो ये इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो चाहते हैं इलेक्शन में आना, अगर अच्छा प्लेटफॉर्म है, कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ इस डर से कि इट इज अनहेल्दी, कुछ ट्रैक कर दिया जाएगा और लिटिल बिट डर्टी, लोग एंटर ही नहीं करते। तो दीज आर डीमेरिट्स। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन ना रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन जो है वो प्रोवाइड करता है इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। जब रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन होगा और आप अच्छा कर रहे होगे, वोटर्स आपके काम से सेटिस्फाई होंगे, तो आप बार बार जीतोगे। ठीक है, उसके अलावा अगर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पावर में, सत्ता में आने के डिजायर से भी कंपटीशन जीत कर आई है ना, तो भी बिकॉज ऑफ दिस इलेक्टोरल कंपटीशन उसे दूसरों से बेहतर रहना है, जनता के हित में काम करना पड़ेगा। राइट, इट रिवील द रियल मोटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कंपटीशन के दौरान रियल मोटिव निकल कर आ जाता है। इसके साथ साथ ये वोटर्स को चॉइस देती है टू चूज अमंग दी बेस्ट। पूरे ग्रुप में से हुएवर इज द बेस्ट उसको चुना जाना चाहिए, ये ऑप्शन वोटर्स के हाथ में आ जाता है। सो आई होप आपको बेसिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स समझ में आया हो। पार्ट 2 इसका करेंगे, 2-3 पार्ट्स में होगा ये चैप्टर, बट आई होप इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अग्निपथ बैच में एनरोल कर लिया है तो आपको अग्निपथ की जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स और मेंस की वो मिल जाती है, सीसैट भी मिल जाता है। अगर आपने नहीं किया है एनरोल अभी तक तो आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, 27 जून से शुरू हो चुकी है। कोड आपको यूज करना है ND Live 10 यहाँ पर।
इसी के साथ आप मेंस टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो अगर आप सिर्फ टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे हिंदी मीडियम बैच शुरू हो रहे हैं 15 जुलाई से, इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड एनडी लाइव 10। यहाँ पर भी आपको 9 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बाय ब्यूरोक्रेट्स मिल रहा है। कोड आपको एनडी लाइव 10 यूज करना है। दिस इज अवर टीम पाथफाइंडर, यू कैन सी इट हियर। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं अपने सभी डाउट्स और कंफ्यूजन्स को लेकर। पर्सपेक्टिव पूरी सीरीज है द यूपीएससी टॉपर्स, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, आपको मिल जाएगी सीरीज। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, so दैट आपको सभी अपडेट्स मिलते रहे हमारे लेटेस्ट कोर्सेज, बैचेस एक्सेट्रा के बारे में। So that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care.